चलिए शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम्स है जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल्स में जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम्स, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर से। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में हमने देखा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट मॉलिकुलर मास ऑफ राल्ड्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो राल्ड्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है उसके लिए राल्ड्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल पर, न कि उनका जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट हैं। तो सॉल्यूशन में इनका और सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बाकी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आते हैं आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा इनका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये नेचर पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि ये सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए दूसरे आते हैं। नेक्स्ट अब इसमें है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? हमने क्या बोला कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसका ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका आई वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ऑब्वियसली उसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसका लोएस्ट टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए NaCl में, NaCl की जब बात करते हैं तो NaCl में I का वैल्यू क्या आता है, तो NaCl में I का वैल्यू क्या, यहाँ पर NaCl जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस आपका Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, एक ये एक जो दो, तो यहाँ आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आई का वैल्यू क्या आ गया, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए आई का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। किसके लिए, NaCl के लिए। BaCl2 के लिए कितना आ गया, तो एक Ba प्लस आयन के लिए, Cl2 कितना है, एक Cl2 आयन के लिए, 2Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक Ba और 2 क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या हो गया, I इज इक्वल टू 3, यहाँ I इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर Al2SO4 यहाँ पर जो आ रहा है Al2SO4 तो देखिए एल्युमिनियम 2 और सल्फेट आयन 3, तो कितने हो गए कुल मिला के 5। I का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। और यूरिया में क्या हो गया, यूरिया में I का वैल्यू क्या होगा, वो चूंकि आई का वैल्यू इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आई का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ जो हाईएस्ट आई का वैल्यू 5 आ रहा है किसका, Al2SO4 का। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा Al2SO4 का होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा सी। क्योंकि देखिए यहाँ पर यूरिया क्या है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज जो होता है उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा होल मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में एज ए
वन ट्रीट किया जाता है कि एक मॉलिक्यूल है वो आयंस में डिसोसिएट होता है, तब ना उसको होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई का जो वैल्यू आ रहा है, तो सबका जो के एफ का वैल्यू आ जाएगा, तो के एफ देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू के एफ इंटू उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी या मोलालिटी होगी, हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आई का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका वो डेल्टा टी एफ का वैल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा, और डेल्टा टी एफ का वैल्यू जिसका बढ़ेगा वैसे ही उसी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से किसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जिससे सबसे लोअर टेम्परेचर पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट देख रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, यहाँ क्या है K2SO4 है, वो जब आयनाइज होगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा K2, यहाँ 2K प्लस आयन मिलेगा और SO4 एक आयन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल आयन्स कितने हो गए, इसके लिए थ्री पार्टिकल हो गए जब सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। सोडियम क्लोराइड में कितना हो गया, 2 हो गया। यूरिया चूँकि नन उसमें आयन्स में डिसोसिएट नहीं होता है तो 1 हो गया, और ग्लूकोज का भी ये भी डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका भी 1 होगा, तो दोनों का वैल्यू 1 हो गया। लेकिन आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसीलिए इसका क्या होगा कि ये मोलेलिटी को सॉल्यूशन को इंक्रीज करेगा, कितना 3 टाइम्स इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण से इसकी वैल्यू जो होगी फ्रीजिंग पॉइंट इसका लोअर्स होगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका पोटेशियम सल्फेट। क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और NaCl का जो नेचर है सोडियम क्लोराइड का, Na प्लस और Cl माइनस आयन में वो मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है, और जिसका मैक्सिमम डिसोसिएशन होगा क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू भी अगर देखते हैं तो 2 आता है, Na प्लस और Cl माइनस, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, क्योंकि ये सब जो है सॉल्यूशन में आयंस में ये डिसोसिएट नहीं होते, पार्टिकल्स में अलग अलग पार्टिकल्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं। पूरा का पूरा यूरिया मॉलिक्यूल रहेगा तो एज ए 1 पार्टिकल ट्रीट किया जाएगा। सुक्रोज ग्लूकोज सबकी वही स्थिति है। यहाँ केवल NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में वो डिसोसिएट होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl का जो है सॉल्यूशन में वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो मैक्सिमम होगा तो वो हाईएस्ट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा। और रेस्ट चूँकि नन इलेक्ट्रोलाइट हैं इसलिए सबका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। जो इससे कम है तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नंबर 6 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन वाटर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि NaCl है, MgCl2 है, यूरिया है एंड ग्लूकोज है। तो देखिए यूरिया एंड ग्लूकोज ये दोनों तो कट जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वाटर में जब जाएंगे तो ये इसमें कम रहेगा। MgCl2 की जब बात करते हैं तो MgCl2 यहाँ पर क्या होता है कि
डिसोसिएशन तो होगा। देखिए यहाँ NaCl का भी डिसोसिएशन होता है, MgCl2 का भी डिसोसिएशन होगा, लेकिन NaCl का डिसोसिएशन जो होता है वो मैक्सिमम होगा और उसके रिस्पेक्ट में MgCl2 का डिसोसिएशन जो होता है सॉल्यूशन में वो कम होता है। क्यों? क्योंकि NaCl मोस्ट आयोनिक सब्सटेंस है, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए ये इसका क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस MgCl2 के रिस्पेक्ट में NaCl का ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में। इसीलिए सॉल्यूशन का जब चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये 1m NaCl जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बाकी के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम 7th। अब 7th में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन ईच केस हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 10 ग्राम ईच केस में NaCl भी 10 ग्राम है, KCl भी 10 ग्राम है, शुगर भी 10 ग्राम, ग्लूकोज सॉल्यूशन भी 10 ग्राम है। अब यहाँ पर देखिए कि सभी के बीच में NaCl का हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा। देखिए अगर इसके देखें Na का और K का, तो सोडियम का वेट जो होता है, वेट अगर लेंगे तो वो होगा क्या, 23 ग्राम होता है सोडियम का, और 23 ग्राम वेट होता है सोडियम का। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ KCl भी लेंगे, NaCl अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58.8, KCl जोड़ेंगे तो उसका वेट क्या होगा, अलग होगा। तो पर 1 मोल का जो वेट होगा वो KCl का ज़्यादा होगा। और शुगर सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो वाटर में जब किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन में जब रहेगा, वाटर में रहेगा, तो आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर NaCl और KCl की बात रह जाती है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी दो ऑर्गेनिक हैं वो हम कंसिडर नहीं करेंगे उसको। अब यहाँ पर 10 ग्राम जो है सॉल्यूट है, तो 10 ग्राम NaCl है, तो 10 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं KCl के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होंगे। इसीलिए चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा 7th का, वो दैट इज करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, अब बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1m AgNO3 एंड 2m NaCl सॉल्यूशन आर मिक्स। देखिए इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया जाता है 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट एंड 0.2 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ NO आयंस इन मिक्सचर सॉल्यूशन वुड बी। तो NO आयंस का मिक्सचर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होगा। देखिए इक्वल वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन का मिलाया जाता है, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम मिलाया जाता है तो कंसंट्रेशन चेंज, जो न्यू कंसंट्रेशन होगा मिक्सचर का उसमें NO3 का, देखिए यहाँ पर NaCl क्या है, NaCl आपका उसमें NO3 नहीं है, NO का अमाउंट नहीं है। NO का अमाउंट किस में है, AgNO3 पर, किस में है, AgNO3 में ही NO का इस नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमाउंट है। तो जब NO का अमाउंट NO3 में है, AgNO3 में है, तब कंसीडर हम केवल AgNO3 का करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब इक्वल वॉल्यूम मिलाया जाता है, देखिए बराबर बराबर दोनों वॉल्यूम मिलाया जाएगा तो NO का अमाउंट क्या होगा, क्योंकि इसमें तो NO है नहीं, तो इसका अमाउंट क्या होगा, जो पहले से है उसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 m जो कंसंट्रेशन आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 कर देंगे तो क्या आएगा 0.05। देखिए तो 0.05 कहीं है, 0.05 m, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किसका कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। अगर वो दोनों में है
तब तो फिर N1 V1 और N2 V2 का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अगर किसी एक में है तो सीधा जो फर्स्ट वाले का जो मोलैरिटी होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बाकी हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86। 1.86 दिया हुआ है मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी। अब 0.1 m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए NaCl के लिए I का वैल्यू क्या आएगा? 2 आता है। NaCl के लिए देखिए ये जो हमारा जो डेल्टा TF का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट हमने बताया था, दैट इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू क्या है I। के डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। देखिए जगह की कमी है इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए फार्मूला याद रखेंगे, KF इंटू M इंटू I। M है मोलालिटी और I नंबर ऑफ आयंस को हम लोग दिखाते हैं। तो NaCl में नंबर ऑफ आयंस I का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। हमारा KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.86 दिया हुआ है। ठीक है, 1.86 दिया हुआ है। और तो यहाँ पर क्या है कि देखिए डेल्टा TF का जब वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा TF तो 1.86 इंटू हमारा मोलालिटी कितना है? 0.1 इंटू, अब देखिए मोलालिटी है और कंसेंट कितना है? हमारा NaCl का जो I का वैल्यू आ रहा था, कितना आ रहा था? 2। तो ये वैल्यू आता है 0.372। 0.372 ये वैल्यू कितना आया? 0.372। अब इसको मिटाते हैं। हम इस वैल्यू को याद रखेंगे। ठीक है, 0.372 को 0.372 है। अब देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, प्योर वाटर का हमारा क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये तो इतना डिप्रेशन में चला गया ना डेल्टा TF, यानी कि उतना कम टेम्परेचर पे अब NaCl सॉल्यूशन 0.1 m अगर मिला देंगे वाटर में तो उतना और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा। तो कितना होगा भाई? तो उसके लिए 0 माइनस, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे 0 माइनस 372। तो क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा -372। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसिक क्लियर नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फार्मूला को आप याद रखेंगे तो हर प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.8 ग्राम ऑफ नॉन आयोनिक सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.93 डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इफ़ KF ऑफ वाटर, यहाँ KF का वैल्यू 1.86 है, तो मोलर मास सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा? आपको एक फार्मूला बताया गया था कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमने जो फार्मूला हमने बताया था, आपको अगर याद हो, M इज इक्वल टू, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, सॉरी ये
हमने जो फार्मूला बताया था m इज इक्वल टू आपका क्या था, KF इंटू WB इंटू क्या है 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA। आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए KF का वैल्यू क्या है आपका दिया हुआ है 1.86, यहाँ पर KF का वैल्यू 1.86 ये दिया हुआ है, आप उसको बैठाएंगे। WB वेट ऑफ बी नन एब्सोल्यूट का जो दिया हुआ है 6.8 उसको बैठाएंगे इंटू 1000, और डेल्टा TF का भी वैल्यू दिया हुआ है कि कितना 0.93 डिग्री सेल्सियस और नीचे होता है, ठीक है 0.93, और क्या है कितना है वाटर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो ये WA वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है उसका हमें निकल जाता है। तो यहाँ पर मोलर मास MB ये हमारा निकल जाएगा। मोलर मास क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो हमारा निकल जाएगा MB। तो MB का वैल्यू, इसको सारे वैल्यू को जब बैठा करके और हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 136, ये वैल्यू जब आ जाएगा तो दैट इज आएगा 136। तो 136 कौन सा है, डी ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल हैव द सेम वैल्यू इफ वांट फैक्टर आई एज दैट ऑफ K4FeCN6। देखिए K4FeCN6, तो यहाँ आई का वैल्यू इसके लिए क्या आएगा, देखे तो इसके लिए जो आई का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा K4, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं 4K प्लस और FeCN6 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ आई का जो वैल्यू आएगा वो 4 और 1 कितना हो गया 5 आएगा। यहाँ K4 जो आ रहा है 4 और 1 5 आ जा रहा है। यहाँ पर K का 4 और इसका FeCN6 का 1, तो आई का वैल्यू इसका 5 है। अब हमें ये देखना है कि इन सारे में इसमें आई का वैल्यू 5 किसका आता है। तो देखिए Al2SO4 होल 3, ये ए वाले का जो ऑप्शन आएगा वो आई का वैल्यू कितना आता है, ए के लिए जो आई का वैल्यू आएगा आई तो कितना आएगा 2 और 3 5, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा ए के लिए। दूसरे के लिए इसके लिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा AlNO3। तो देखिए तो एल एक एल्युमिनियम का और नाइट्रेट का 3, तो आई का वैल्यू इसका कितना हो गया 4 हो गया, और एक Na2SO4 2 और एक 3 हो गया। तो इसके बराबर का 5 वैल्यू वाला कौन सा है, 5 वैल्यू वाला केवल ये Al2SO4 होल 3 है, ठीक है। तो करेक्ट आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 12। 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द एक्टिव मास ऑफ यूरिया इज, देखिए 120 ग्राम यूरिया जो है 5 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो यूरिया का एक्टिव मास क्या है। तो एक्टिव मास के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होंगे, और उसका एक्टिव मास दैट इज मोलरिटी हमें निकालनी होगी। मोलरिटी M निकालना होगा कि कितना M सॉल्यूशन है। तो आप यूरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है C4H एक मिनट। यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4N2O। ये होता है यूरिया का जो बेसिक हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लेंगे तो इसका बेसिस पर जो इसका मोलर मास निकालेंगे कितना होगा 12 4 16 और ये 28, तो 16 और 28 कितना हो गया कितना हो जाएगा जी 8 6 14 44 44
और फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस 60 वैल्यू को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यूरिया का कितना हो गया, 60 हो गया। अब यूरिया का जब 60 हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, देखिए तो n जब यूरिया का निकालेंगे तो 120 ग्राम तो यूरिया पहले से दिया हुआ है, 60 हो गया तो ये कट करके कितना आएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है आपका, 2 मोल यूरिया है। तो 2 मोल यूरिया है और वॉल्यूम कितना है आपका 5 लीटर है। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर, दैट इज कॉल्ड क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल पर लीटर, डिजॉल्व है 5 में, तो कितना होगा 0.4 m, यही आएगा ना। देखिए हम लोग क्या लेते हैं, मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स तो डिजॉल्व है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है 5 लीटर है, तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी 2/5 0.4 m। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज ट्रू अबाउट आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। जो आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है उसके लिए कौन सा सही होगा। देखिए आइडियल सॉल्यूशन जब भी हम बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या आता है, आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा ये आता है कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऑलवेज लीनियर होगा, एक सीधा रेखा में बनेगा आइडियल सॉल्यूशन का। नॉन आइडियल होगा वो क्या होगा, डेविएट करेगा, या उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा या निगेटिव डेविएशन होगा। तो प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस सॉल्यूट एक्स बी ये ऑलवेज लीनियर होगा और उसका कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होगा, उसका स्लोप जीरो नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ आइदर वो एक ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। इसलिए स्लोप उसका तो जीरो हो ही नहीं सकता है। तो सी और डी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। अब रह गया ए और बी में, तो ए और बी की जब बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है, लीनियर जाता है। ये ऑप्शन में क्या है आपका, नॉन लीनियर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th प्रॉब्लम में। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। 0.1 मोलर जो सॉल्यूशन होगा एक्वस सॉल्यूशन, किसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो आपका 0.1 m का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आई वैल्यू देख लेते हैं किसका कितना है। देखिए तो इसका आई वैल्यू कितना होगा 5 होगा, इसका आई वैल्यू कितना होगा, ये देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है C4H10O5, ठीक है। तो इसका आई वैल्यू ऑर्गेनिक का ऑलवेज क्या होता है 1 होगा। के आई, तो एक के प्लस में टूटेगा, एक आई माइनस में टूटेगा, तो इसका वैल्यू 2 होगा और इसका वैल्यू भी 1 होगा। ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है शुगर, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो देखिए तो आई वैल्यू किसका ज़्यादा है, Al2SO4 का, तो आई वैल्यू इसका ज़्यादा है, इसलिए Al2SO4 मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा तो सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट Al2SO4 का होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 2985 m एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ भी nm स्क्वायर होगा, यहाँ छूट गया है स्क्वायर इस जगह पर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, माइनस क्या पढ़ा था, यहाँ डेल्टा P बाई P नॉट दैट इज इक्वल टू एक्स काई B, ये पढ़ा था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्रेशर।
तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, देखो तो 3000 में से 2985 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15, एक मिनट, यहाँ पर डेल्टा पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 15 बाई पी नॉट। प्योर वाले का वैल्यू कितना है, 3000 है ना, 3000 है, तो 3000 माइनस 2985 किया तो 15 आ गया बाई 3000। ये जब आएगा तो हमें क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा काई बी का जो वैल्यू आ जाएगा फ्रैक्शन बी का, वो 0.05 आ रहा है हमारा, ये इसका वैल्यू, तो 0.05 आ रहा है x2 का वैल्यू। अब एक और फार्मूला हमने बताया था, देखिए 0.05 आप याद रखें इसको। अब इसको एक और फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, वो क्या था, x2 इज इक्वल टू x2, एक मिनट, x2 इज इक्वल टू, आपने फार्मूला बताया था m1 बाई m2 बाई m1 बाई m2 प्लस m2 बाई, यहाँ पर जो फार्मूला है वो हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन का, तो उस पर जब बैठाते हैं तो ये हमारा आता है क्या, x2 इज इक्वल टू 0.5, दैट इज इक्वल टू 5 बाई m2, 5 ग्राम है ना, W1 बाई m1 हम लोग लिखते हैं W1 बाई m1 बाई W2 बाई m2। अब ये कर दिए। अब वाटर का क्या आ रहा है, 100 ग्राम वाटर है, 100 बाई कितना है, हम लोग वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 18। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब बैठा दिए, इस पर सॉल्व करेंगे तो हमारा m2 का वैल्यू आ जाएगा, और वो वैल्यू आता है 180, वो वैल्यू आता है 180। तो हमारा 180 ऑप्शन ये है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल नंबर जो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद उसको इस फॉर्मूले में बैठा देंगे, और बैठा करके और इजीली उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए 0.05 वैल्यू है ये। अब इसको हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयन फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन इज ट्रीटेड विद 5 ml ऑफ 4m HCl इनर्ट एटमॉस्फेयर में। अगर ट्रीट कराते हैं आयरन को 5 ml 4 मोलर HCl के साथ, तो नंबर एज्यूम नंबर नो चेंज इन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स Fe2 प्लस आयन फॉर्म होंगे, आयरन का अगर ट्रीटमेंट कराते हैं HCl के साथ 4 मोलर, तो कितने मोल्स Fe2 प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 आयन प्रोड्यूस होंगे। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 ml दिया हुआ है, V का वैल्यू 5 ml दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर V का वैल्यू क्या है, 5 ml यहाँ दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू है, V का वैल्यू है। अब क्या है कि तो 5 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻³ लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मोलरिटी जो दिया हुआ है HCl का वो कितना है, 4m है, कितना है, 4m मोलरिटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अगर निकालेंगे तो इस 4 × क्या होगा, 5 ml को लीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 4 × 10⁻³ × 5, तो क्या होगा, ये आएगा 0.02। इसका जो वैल्यू आएगा क्या, n किसका, HCl, इसका वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 आया, क्या आया, 0.02। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0.02 आता है।
जब 0.02 इसका वैल्यू निकल गया तो Fe और देखिए Fe और HCl के बीच जब रिएक्शन होगा, Fe प्लस प्लस 2HCl, तो यहाँ जो रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होके आएगा FeCl2 और प्लस H2, यही ना होगा। तो FeCl2 आ गया, तो यहाँ पर जो आयरन का जो स्टेज है वो देखिए कितना आ गया, इस पर +2 और -1, यही चार्ज आता है ना Fe2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ Fe जो फॉर्म होगा, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर 0.02 याद रखेंगे वैल्यू, तो नंबर ऑफ Fe2 प्लस जो फॉर्म होगा कितना, तो ये जो नंबर ऑफ HCl/2, यहाँ कितने 2 आयन होते हैं ना, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl कितना है, NHCl HCl/2, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो तो NHCl का वैल्यू कितना है 0.02 बाई नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हुए थे Fe2, यानी 2 आयंस प्रोड्यूस हुए थे, दैट इज 0. क्या आएगा 0.1 मोल्स, क्या आ जाएगा मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर NFe2 प्लस का वैल्यू कितना आ गया, NFe2 प्लस दैट इज 0.01। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका आता है ये, करेक्ट ऑप्शन बी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वांट हॉफ फैक्टर, यहाँ क्या दिया है, वांट हॉफ फैक्टर फॉर 0.1 m आइडियल सॉल्यूशन इज, वांट हॉफ फैक्टर 0.1 m आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो न कि डिसोसिएट होगा और न ही एसोसिएट होगा, किसी के साथ मिल करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं बना लेता है, और न ही वो डिसोसिएट होता है। तो वहाँ सॉल्यूट जो होगा, इसलिए जब सॉल्यूट के केस में लेंगे किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को लेते हैं, तो वो क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल न ही एसोसिएट होगा, उससे जुड़ेगा सॉल्यूशन में, और न ही डिसोसिएट होगा। तो उस केस में जब कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूट पार्टिकल न ही एसोसिएट होता है और न ही डिसोसिएट होगा, तो उसका आई का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब ग्लूकोज घुलता है पानी में, हम ग्लूकोज को, शुगर मॉलिक्यूल को या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर हम डिजॉल्व करते हैं, शुगर को या डिजॉल्व किया हमने, यूरिया को डिजॉल्व किया जो कि उसमें डिसोसिएट नहीं होता है, तो क्या होगा, उसका आई का वैल्यू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन के केस में भी वही होगा, जहाँ ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होता है, इसलिए आई का वैल्यू ऑलवेज 1 आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें कौन टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए टेम्परेचर से इफेक्ट मोलालिटी नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, और परसेंटेज, वेट परसेंटेज भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर 10% सॉल्यूशन लिए तो 10% ही रहेगा, किसी टेम्परेचर पे रहे। उसी तरह से मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, किसी टेम्परेचर पे वो जो मोलर सॉल्यूशन वही रहेगा, मोल फ्रैक्शन उसका वही रहेगा सॉल्यूशन का, ठीक है। उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो मोल फ्रैक्शन होगा अलग अलग, वो भी वही रहेगा, उसमें भी चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर पर कौन कौन इफेक्ट नहीं होता है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। लेकिन मोलारिटी की बात करेंगे, फॉर्मेलिटी की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, ये सब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है,
कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। तो देखिए नॉर्मलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है, मोलरिटी टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये मोललिटी जो है वो टेम्परेचर इफेक्टेड नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन आइडियल सॉल्यूशन वाज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब कैसे बनता है आइडियल सॉल्यूशन? वाज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। अब मिक्स किया जाता है मिथेनॉल और इथेनॉल को 25 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों को मिक्स किया जाता है आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब पार्शियल प्रेशर जब मिक्स किया जाता है तो यहाँ मिथेनॉल का जो पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअल और इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर है 2.619 किलो पास्कल एंड 4.556 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली है। अब कंपोजिशन ऑफ वेफर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन Ym एवं Y इज रिस्पेक्टिवली। अब क्या होगा वेफर प्रेशर दोनों का? अब यहाँ पर देखिए P टोटल हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर P यहाँ क्या है कि अब हम लोग P टोटल निकाल लेंगे। अब P टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? P यहाँ पर हम लोग P टोटल निकालते हैं। P यहाँ पर P टोटल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू व्हाट? देखो तो इन दोनों का ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। PT का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो देखो तो PT का वैल्यू हमारा आता है 7.175। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7.175 ये PT का वैल्यू आता है टोटल, ठीक है, टोटल प्रेशर का। तो अब टोटल प्रेशर जब निकल गया तो हमने बताया था जब आप राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे तो उस राउल्ट्स लॉ पढ़ने के दौरान आइडियल सॉल्यूशन जब आपने आगे उस चैप्टर से आइडियल सॉल्यूशन से जब थोड़ा आगे बढ़ा तो हमने एक फार्मूला बताया था। आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा, सेकंड वीडियो तो उसमें ये क्लियर होगा। तो इसमें क्या था कि PT का जो वैल्यू आता है PT इज इक्वल टू क्या था आपका जो PM की वैल्यू आ रही थी, जो एक पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो आ रही थी, हम लोग क्या करते हैं पार्शियल प्रेशर और जो अलग अलग कंपोनेंट लेते हैं हम लोग PM और P इथेनॉल की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर P की जब बात कर रहे थे P1 या P की बात करेंगे तो अगर दो कंपोनेंट है तो यहाँ पर P इज इक्वल टू PT इंटू क्या आ रहा था X1 आ रहा था, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के लिए आ रहा था P1 पार्शियल प्रेशर PT इंटू X1। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए X1 इज इक्वल टू क्या होगा? X1 इज इक्वल टू P1 जो पार्शियल प्रेशर है बाई P टोटल। तो उस वैल्यू इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? Ym एंड Ye, जो हम लोग X या Y कुछ भी मान सकते हैं। जब हमने X1 माना तो उसे X1 की जगह Ym जो हम लोग ले लेते हैं, जो मोल फ्रैक्शन जो आ रहा है। तो यहाँ Ym जो वैल्यू आ रहा है Ym दैट इज इक्वल टू Ym का जो वैल्यू आ रहा है वो बराबर किसके हो जा रहा है? देखिए तो Ym इज इक्वल टू 2.619 जो मिथेनॉल का ले रहे हैं बाई 7.175, यही हमारा वैल्यू आया था ना। तो इन दोनों का जो आएगा वो आ जाएगा 0.365 और 365। अब इसको अगर देखिए ये मोल फ्रैक्शन आया M का और दो ही कंपोनेंट है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया 365, तो इथेनॉल का क्या होगा 1 माइनस 365। तो ये आ जाएगा 635, क्या आ जाएगा 0.635। तो एक आ रहा है 0.365 एक 635। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 365 और 635। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 20। अब 20 में क्या है कि नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ 6 MnCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ सॉल्यूशन
विच इज 0.3 m इन हाइड्रोनियम आयन इज, कितने हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन की बात कर रहा है। तो H+ आयन में जो होगा वो नंबर ऑफ मिलीमीटर ऑफ 6m HCl कितना होगा, कितने ml 6m HCl ज़रूरत पड़ेगी 150 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में, जिसमें कि 0.3 m जो है उसमें हाइड्रोनियम आयन में है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका M1 का जो वैल्यू आ रहा था, यहाँ पर देखिए मोलरिटी जब देखते हैं तो यहाँ दो कंपोनेंट है, एक हाइड्रोनियम आयन हो गया और एक HCl हो गया। तो हाइड्रोनियम आयन के लिए जो है वह ये क्या है, यहाँ पर V2, यहाँ पर M1 M2 और M2 V2 जो डाइल्यूशन फैक्टर लगता है, हम लोग का डाइल्यूशन फार्मूला होता है उसका यूज़ करते हैं, M1 V1 M2 V2। तो यहाँ M1 क्या है, देखिए M1 V1 दैट इज M2 V2, इस फार्मूले का हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिए, स्पेस थोड़ा यहाँ कम रहता है इसलिए इसको बार बार इरेज करना होता है। तो M1 V1, यहाँ M1 का वैल्यू कितना है, M1 आपका 6 है, 6 M1 का वैल्यू क्या है 6 है, इंटू V1 आपको पता नहीं है, लेकिन M2 क्या है, M2 क्या है 0.30 m है ना, M2 का वैल्यू क्या है 0.30 इंटू V2 क्या है 150, क्या है 150। अब तो क्या होगा, इसको आप इधर लेके चले आएंगे, अब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या आता है, जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन करके देख लो, इसका वैल्यू आता है 7.5 ml, वॉल्यूम है भाई, मिलीलीटर में होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 21 प्रॉब्लम में चलते हैं। द रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, ये स्टेटमेंट किसके थ्योरी पर भी है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर तो आपका थ्योरी आपको याद होना चाहिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कौन कहता है, किसका स्टेटमेंट है, तो रॉल्स लॉ कहता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन containing non volatile solute the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। अभी हमने बताया था डेल्टा P बाई P नॉट, हमने ये बताया था ना, डेल्टा क्या बताया था, डेल्टा P बाई P नॉट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B XB, यही था ना। B क्या था, सॉलिड पार्टिकल है, XB हम लोग लेते हैं तो सॉलिड पार्टिकल को लेते हैं। और ये कौन सा लॉ है, ये लॉ डायरेक्टली क्या बोलता है, रॉल्स लॉ है। क्या है, कौन सा लॉ है, रॉल्स लॉ है। तो रॉल्स लॉ ही कहता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का है, तो ऑप्शन सी आपका रॉल्स लॉ है वो सही हो। यहाँ 22 में है कि विच पेयर विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर कौन सा पेयर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, C2H5Br एंड C2H5I, C6H5Br, C6H5Cl, C6H6, C6H5CH3 एंड D C2H5I एंड C2H5OH। यहाँ पर देखिए कि C2H5OH यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इस वाले में, तो OH आयन क्या करता है कि यहाँ पर C2H5I एंड C2H5OH यहाँ देखते हैं कि ये पेयर जो है आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, क्योंकि OH आयन जो है क्या होगा, एक तो C2H5OH जो है वो बॉन्डिंग शो करेगा और क्या होगा एज वेल एज पोलरिटी भी शो करेगा कि C2H5
आपका और OH निगेटिव आयन अलग से, ये दोनों अलग अलग पोलैरिटी शो कर देगा। और तो क्या होगा, जब ये पोलैरिटी शो करेगा और बॉन्डिंग के लिए जाएगा तब क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा। बाकी जो A, B और C ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है कि D वाला जो पेयर है वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg। आपको वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है, आपको डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो 10 mm दिया हुआ है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है 0.2। आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन भी 0.2 दिया हुआ है। तो फार्मूला वही लगेगा। अभी जब से हमने रॉल्ड्स लॉ में जो फार्मूला बताया डेल्टा पी बाई पी नॉट दैट इज इक्वल टू x2, उस फार्मूले का यूज़ कीजिए। आपको पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है, पी नॉट का वैल्यू पी नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डेल्टा पी का वैल्यू दिया हुआ है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 10, तो पी नॉट का वैल्यू क्या होगा, पी नॉट यहाँ पर देखिए तो डेल्टा पी बाई पी नॉट दैट इज इक्वल टू एक्स बी। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है क्या, डेल्टा पी का दिया हुआ है, तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट इज इक्वल टू आपको डेल्टा पी इंटू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो डेल्टा पी कितना है, 10, डेल्टा पी कितना है जी, 10, वही होगा ना, नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, डेल्टा पी यहाँ पर डेल्टा पी बाई एक्स बी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, अब देखो तो एक उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, 10 बाई 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, ये जब कट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो आपका पी नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है, 50। इस केस में ये 50 वैल्यू याद रखेंगे, पी नॉट का वैल्यू 50 आ रहा है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी 20 mm। देखिए 10 mm Hg था तो मोल फ्रैक्शन 0.2 था, किसका, सॉल्यूट का। अब क्या है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होगा यदि 20 mm Hg प्रेशर हो तो, ठीक है, जो चेंज है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो आएगा वो अगर 20 mm Hg है तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, अब फिर वही फार्मूले पर बैठा देंगे। देन यहाँ पर x2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 20 है और फर्स्ट वाले केस में वैल्यू कितना आया था, 50 आया था ना, याद रखना है उसको। दैट इज इक्वल टू 0.4, क्या रहा है, 0.4। हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 0.4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 0.4। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, हमें लगता है कि प्रीवियसली भी हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी सॉल्यूशन का जब हम लोग देखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो उस केस में जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। तो 1% ग्लूकोज है, 1% सुक्रोज है। तो देखिए ग्लूकोज एंड सुक्रोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या होगा जब सॉल्यूशन में आएगा तो इसको एज ए 1 पार्टिकल ही काउंट करेंगे, तो 1 पार्टिकल ही रहेगा, वो डिसोसिएट होकर के मल्टी पार्टिकल्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लोअर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही हायर होगा और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा। थ्योरी यही है। तो यहाँ पर 1% 1 पार्टिकल हो गया,
1% जब NaCl की बात करेंगे तो NaCl ऑलमोस्ट मतलब लगभग 100% इंटायरली जो है ऑलमोस्ट वो डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- आयन में। तो यहाँ पर ग्लूकोज और सुक्रोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और NaCl क्या होगा 100% डिसोसिएट होता है। अब कैल्शियम क्लोराइड के केस में जब लेते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड भी मोस्टली डिसोसिएट होता है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में डिसोसिएट नहीं होता है जितना कि NaCl डिसोसिएट होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जब बात करेंगे तो NaCl का नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा CaCl2 की अपेक्षा, और सबसे कम किसका होगा, ग्लूकोज सुक्रोज का होगा। तो उस केस में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाईएस्ट किसका हो गया, 1% NaCl का हो गया। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इन चारों में से, तो ऑप्शन हमारा ये सी जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। सी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 25, इसमें कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग अगर टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारा 4 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड डाइल्यूटिंग। देखिए डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन होगा नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन डाइल्यूट कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ, तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आप वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा। यहाँ का क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमको इंक्रीज करना है, किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गिरेगा दूसरा गिर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो बनता है वो सही ऑप्शन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 में जाते हैं। एलिवेशन, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 0.1 केल्विन। किसी में डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, सही है, चलेगा। इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऑफ द सेम कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली। अब क्या कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन सुक्रोज का जो है वो इंक्रीज किया है 0.1 केल्विन से। अब क्या है कि इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन में जब होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज करेगा, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ पर क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो यहाँ पर सुक्रोज का लिया है तो सुक्रोज में कितना है, एक ही पार्टिकल है। सुक्रोज में n का वैल्यू क्या आता है, सुक्रोज के लिए इसके लिए n का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और NaCl के लिए n का वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए n का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। Na+ और Cl- तो 2 आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी का जो वैल्यू आएगा इसके लिए क्या आएगा, वो 0.1 के है, और इसके लिए डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम कंसंट्रेशन है तो 0. डेल्टा टीवी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ डेल्टा टीवी का जो वैल्यू आएगा किसके लिए, NaCl के लिए, वो 0.2 के हो जाएगा। ठीक है, 2 के। और डेल्टा टीवी का वैल्यू किसके लिए, सुक्रोज के लिए, इस सुक्रोज के लिए डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 के हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन होगा सुक्रोज का और NaCl का होगा, तो NaCl में 0.2 के हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, नंबर n पर डिपेंड करता है। और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
कितने पार्टिकल्स होते हैं जब सॉल्यूशन में जाता है तो NaCl लेंगे 2 पार्टिकल होगा और सुक्रोज होगा तो ओनली 1 पार्टिकल होगा तो 0.1 के आता है। ऑब्वियसली पार्टिकल बढ़ जाएगा तो 0.2 के हो जाएगा। आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो थोड़ा टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27, वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74। वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.74। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, देख फार्मूला है आपको बताया गया होगा यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। ठीक है, तो i माइनस 1 इज तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उस केस में i इज इक्वल टू n i इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू अल्फा माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1 है ना नीचे जी, अल्फा इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, ये अल्फा इंटू n माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो i का वैल्यू आ रहा है i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2.74 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो इसको इरेज करना पड़ेगा, वन प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 था ना, अल्फा इंटू n का वैल्यू कितना है, देखो तो नंबर ऑफ ये BaNO3, तो Ba यहाँ पर क्या है Ba प्लस 2NO3 माइनस, तो 2 और 1 3 पार्टिकल हैं, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा। जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.87। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.87। किसका वैल्यू आ जाएगा, अल्फ़ा का, इस अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 0.87 को जब परसेंटेज में चेंज करोगे, 0.87 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया 87% आ गया। तो वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 का वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। उसमें जब एक नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट जो है 2.175 ग्राम है ऐड किया जाता है, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, उसमें ऐड किया जाता है 39 ग्राम बेंजीन में 2.175 ग्राम जो है वो नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो नया बना वो 600 mm बना। ठीक है, प्योर बेंजीन का तो दिया हुआ 640 mm, और जो वेपर प्रेशर जो बना सॉल्यूशन का वो आया 600 mm ऑफ Hg। तो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड सब्सटेंस का क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए एक फार्मूला था, सिंपल सा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर है P नॉट माइनस P बाई P नॉट दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है W2 इंटू M2 सॉरी यहाँ M2 नहीं है, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। यहाँ इसी M2 का वैल्यू निकालना है, तो जहाँ इस वैल्यू को बैठा देते हैं
ये फार्मूला है, इस फार्मूला को लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बैठाते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर देखिए तो 640, यहाँ पर क्या था आपका 640, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 640 माइनस 600 बाई 640, दैट इज इक्वल टू आपका W2 कितना है देखो तो 2.175 ग्राम इंटू आपका M1 WB कितना है, WB ऊपर था, WB 39 ग्राम था, सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर और कितना दिया हुआ है आपको, M1 दिया हुआ है, जो सॉल्यूट का जो है वो वेट दिया हुआ है, कितना होता है देखो तो बेंजीन का निकालते हैं तो वो 78 ग्राम होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है तो कितना 78 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन M2 आपको पता नहीं है, M2 यहाँ M1 और M2 यहाँ पर W2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है M1 और जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, 1 मिनट शायद पावर कट हो गई है, तो पावर कट हो गई है तो थोड़ा सा, अब इसको जब सॉल्व करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सारे वैल्यू को बैठा करके तो हमारा ये जो वैल्यू आता है, ठीक है, तो इसको जब वैल्यू आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा जो M2 का, दैट इज इक्वल टू 69, क्या आ जाएगा 69.60, दैट इज M2 का वैल्यू। आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो M2 का जो वैल्यू आता है 69.60 आता है। तो इस स्थिति में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ पर क्या है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, तो 1 मोलर, देखिए ये डाई बेसिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है डाई बेसिक एसिड है, तो क्या लिखते हैं H2SO4 लिखते हैं, H2SO4, ठीक है। तो 1 मोलर में क्या होगा, 1 मोलर में ये 2N सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2N, यहाँ H2H प्लस लिखते हैं ना तो 2N सॉल्यूशन होगा, ये डाई बेसिक है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन, कितने ग्राम डाई बेसिक एसिड प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में, 100 ml एक्वस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है आपका 200 है, डाई बेसिक है, देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्या है 200 है, लेकिन ये डाई बेसिक है, तो डाई बेसिक है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 200 से उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। वो प्रेजेंट है 100 ml एक्वस सॉल्यूशन में जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 है, तो नॉर्मेलिटी इसका क्या है 0.1 N है। M जो है ठीक है, नॉर्मेलिटी 0.1 है। अब जो मोललिटी है वो क्या है M इज, उसको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट 100 है। तो यहाँ पर M इज इक्वल टू होता है क्या, इक्विवेलेंट वेट क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाई बेसिक एसिड इनटू वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, ठीक है, बाई 1000, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ मेनी ग्राम्स जो हम लोग मास जब हम निकाल लेते हैं, किसका मास निकालना है
डाइबेसिक एसिड का, तो m जब हम निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इंटू क्या है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इन तीनों को लेते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पर बैठाते हैं, इसी फार्मूले पर सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो कितना था, इक्विवेलेंट मास कितना आया था 100, और हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का कितना है 100 ml है, ये भी 100 आता है। इक्विवेलेंट वेट 100 ग्राम, वॉल्यूम 100 ml, और नॉर्मेलिटी इसकी कितनी है दिया हुआ है 0.1 बाई 1000। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 0 0 0, ये 3 जीरो कट जाता है, और ये इसका एडजस्टमेंट हो जाता है किसके साथ, इसके साथ, तो वैल्यू आ जाता है आपका 1। तो जो उसका मास जो है हाउ मेनी ग्राम ऑफ, तो 1 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड इज रिक्वायर्ड, तो 1 ग्राम कहाँ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, तब इस तरह की फर्दर वीडियो जो है आपको जैसे ही अपलोड होगा वैसे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 में रेस्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।